तो देखो बेटा, कल ਆਪਾਂ जो लास्ट टॉपिक कर रहे सी अबाउट फेजर। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ਰ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਈਐਮਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, तो ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है या इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ है वो डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ फेज से, है ना। फेज तो फेज टाइम डिपेंडेंट एंगल है ना। तो ਹੁਣ बेटा इस करके ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ए वेक्टर ट्रीट ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ए वेक्टर में वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं कि जो वेक्टर्स के कंसेप्ट है वो एप्लीकेबल होंगे चाहे एडिशन है, बट रहेगा वो स्केलर क्वांटिटी ही, मतलब अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज है स्केलर क्वांटिटी ही, बट वो वेक्टर कंसेप्ट के नाल उन्हां दी एडिशन होंदी है ना। तो उस एंगल तो मैं गल कर और फिर तुहानू दस्सिया सीगा कि ज्योमैट्रिकली जिद्दां वैक्टर नूं असीं एक स्ट्रेट लाइन दे नाल डिनोट करते हैं और एरो ड्रॉ करते हैं, तो उसी तरह नाल ही फेजर नूं भी रिप्रेजेंट करते हैं। बस फर्क यह है कि ज्योमैट्रिकली जदों असीं फेजर नूं स्ट्रेट लाइन दे नाल रिप्रेजेंट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ है वो उस फेजर की पीक वैल्यू नूं रिप्रेजेंट करती है। और वो जी स्ट्रेट लाइन असी ड्रॉ करनी है उन्हें होरिजोनटल लाइन के नाल जो एंगल बनाना वो उस वक्त के फेज की वैल्यू है ना। भी वो जी फेजर है उसका फेज उस वक्त कितना वा उन्होंने रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल तुहानू दस्सिया सी पुत्र देखो कि अगर तुहाडे सामने अल्टरनेटिंग करंट नू रिप्रेजेंट कर रहे हैं असी I is equal to I naught sin omega t plus phi दे नाल, तो इस केस दे विच जो करंट फेजर आएगा तो आ जिहड़ी लाइन है इहदी लेंथ आई नॉट नू रिप्रेजेंट करेगी पीक वैल्यू नू, और आ जिहड़ा एंगल आएगा बेटा ये आ वाला फेज एंगल आएगा ओमेगा टी प्लस फाई होएगा। अच्छा हुण इत्थे एक गल होर सुनो, हुण अगर बेटा तुसी इस फेजर दे हेड तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं है ना, आ जी डॉटेड लाइन है वो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो आ जो पोर्शन है ना दिस पोर्शन इनू असी की कहने आ प्रोजेक्शन ऑफ फेजर, फेजर का प्रोजेक्शन। और ये जी वैल्यू है वो तुसी साफ देख रहे हैं कि आ राइट एंगल ट्रायंगल होगी ना तुहाडे सामने, तो आ अगर एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव है तो आ एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। आप दोनों एंगल्स बराबर होंगे, तो इस एंगल के सामने आ परपेंडिकुलर है, आ बेस है, आ हाइपोटेन्यूज है, तो आ जी प्रोजेक्शन है ये किहदे बराबर है, दिस प्रोजेक्शन इज इक्वल टू आई नॉट साइन, तो मतलब आ जिहड़ा फेजर है इस फेजर की इस लाइन के ऊपर जो प्रोजेक्शन है वो की है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ फेजर, फेजर की इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो फेजर की अपनी लेंथ जी है वो पीक वैल्यू है और फेजर की जो प्रोजेक्शन है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है ना। तो ये पॉइंट तुसी समझना वा फॉलो करना। तो ये तो सी बेटा फेजर के बारे है ना, ये बेसिक टर्म है जी सानू क्लैरिटी होनी जरूरी है। हुण देखो बेटा हुण आपां नैक्सट जिहड़ा टॉपिक अज शुरू करना वो है उसका हैडिंग है AC through a resistor। AC through a resistor
मतलब एक रजिस्टर है, रजिस्टर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ a conductor of particular resistance is called resistor। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਰजिस्टर ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆਇਆ ਨਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰजिस्टर ਦਾ, तो मान लो ਇਹਦੀ ਰजिस्टेंस R ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਆ ਹੈ ਸਿੰਬਲ ਫॉर ਸੈਲ, तो आ बेटा थानू पता है ये है सिंबल फॉर सैल, सैल का सिंबल है ना। तो उसी तरह नाल तुसी आज तो बाद नोट करो कि आ जो है ना दिस इज सिंबल फॉर सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो अगर बेटा मैं कनेक्ट करता ना तो ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है, पर केड़ी अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है ना, आ साइन ही दसी जा रहे हैं ना, तो आप साइन करो ड्रॉ किया हुआ पता लग रहा था। हुण बेटा देखो, हुण मान लो ये जिहड़ी वोल्टेज है, क्योंकि ये सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, तो इस केस दे विच जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू हर वक्त बदल रही है, हर मूवमेंट पे अलग अलग है। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो थानू पता कि जिहड़ी साइनोसॉइडली वेरिंग अल्टरनेटिंग वोल्टेज है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ इस एक्सप्रैशन के नाल रिप्रेजेंट करते हैं। उत्थे स्मॉल ई की है उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ते ई नॉट की है उसकी पीक वैल्यू। हुण बेटा इसनों आपां इदां भी लिख सकते हैं ई ते ई नॉट भी, है ना। बस थोड़ा ध्यान रखना भी इनू इलैक्ट्रिक फील्ड नाल ना मिक्स करते हो, है ना। ये सिंबल ईएमएफ लई है, तो ये थोड़ा जिहा अलर्ट रहना वा आपां इत्थे। अच्छा हुण पुत्तर अगर आप सिंबल भी यूज करते हैं तो ये एक्सेप्टेबल सिंबल है। अच्छा हुण इहदे विच देखो जिहड़ी तुसीं अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो उस वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी। दूसरा बेटा जिहड़ी तुहाडी ये वोल्टेज असीं अप्लाई कर रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू, और टाइम पीरियड है टी। तो ये सानू पता ही है कि ओमेगा जो है वो फ्रीक्वेंसी नाल कितना रिलेटेड है, 2 पाई न्यू नाल। तो न्यू की हो गई ओमेगा बाय 2 पाई, है ना। और टाइम पीरियड जो वो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो हो गया 2 पाई बाय ओमेगा। ये आप बेसिक पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, दोबारा मैं लिखा। पर हुण एक गल सुनो पुत्र, जदों थोड़े सामने इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई की गई, मतलब एट गिवन टाइम अगर वोल्टेज ई है तो उस वोल्टेज ई के कारण जो करंट आएगा तो उस करंट को आप मान लेना आई। तो ई गिवन टाइम की वोल्टेज है और आई उस टाइम का करंट है। हुण ई आई और आर का रिलेशन सानू पता ही है, सैकेंड यूनिट च पढ़िया। वोल्टेज करंट ते रेजिस्टेंस दे विच की रिलेशन है, E इज इक्वल टू आई आर। तो आई हो गया बेटा E बाय आर, है ना। मतलब अगर रजिस्टर दे अक्रॉस गिवन टाइम पे वोल्टेज E है तो उस वक्त रजिस्टर च करंट I फ्लो हो रहा, तो I और E का की संबंध है, I इज इक्वल टू E बाय आर। अच्छा हुण बेटा इथों गल नूं समझो कि अगर E इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है तो फिर I की है इंस्टेंटेनियस करंट हो गया।
ਹੁਣ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਚ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, E नॉट sin ओमेगा t, तो ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ हैं E नॉट sin ओमेगा t और नीचे R आ गया। तो हम इधर गल ਨੂੰ सुनियो पुत्र, E नॉट ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ मैक्सिमम ਹੁੰਦੀ है ना, तो उस वक्त इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी पीक वैल्यू के बराबर हो जाती है। यही है ना, ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ साइन ओमेगा टी मैक्सिमम होएगा देन आई भी मैक्सिमम होएगा और मैक्सिमम आई नॉट आ गया। तो हम अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कहने हैं तो देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स कि अगर आ वाली 1 है तो आ की है आई नॉट, ठीक है। तो इट मींस बेटा ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया कि E नॉट बाय आर, E नॉट की है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की पीक वैल्यू, तो E नॉट बाय आर की हो गई अल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू। सो देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, मतलब आप E नॉट बाय आर की जगह पे की लिख सकते हैं आई नॉट। और हुण तुसी गल नूं समझो पुत्र, और इस डिस्कशन तो बाद ओवरऑल की रिजल्ट निकल के आया। पहली गल कि अगर तुसी रजिस्टर दे अक्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करोगे तो जेड़ा करंट पैदा होएगा वो भी अल्टरनेटिंग ही होएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जदों तुसी किसी रजिस्टर दे अक्रॉस जेड़ी अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा वा, तो जेड़ा अल्टरनेटिंग करंट पैदा होएगा अल्टरनेटिंग ईएमएफ करके रजिस्टर, ओदी फ्रीक्वेंसी भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा ही होएगी। मतलब दो पॉइंट्स की क्लियर हो गया कि अगर मैंने कोई कहे कि रजिस्टर के अक्रॉस असी अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो उस अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जितनी फ्रीक्वेंसी है सेम फ्रीक्वेंसी का अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा। तो ये पॉइंट याद रखना। दूजी गल बेटा, जदों तुसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई की है तो उस अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फेज की है साइन ओमेगा टी, तो रजिस्टर च जो करंट पैदा होया अल्टरनेटिंग करंट, ਉਹਦਾ फेज भी की है साइन ओमेगा टी। मतलब वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज है। इन फेज का मैं टेक्निकली मतलब दसदा तुहानू, इन फेज है। मतलब आज तो बाद जो सानू कोई कहे कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर, तो 0 डिग्री, 0 डिग्री या 0 रेडियन, दोनों इन फेज है क्योंकि दोनों का फेज सेम आ रहा है। हुण फेज सेम आने का मीनिंग मैं हाले कन्वे करांगा तुहानू, पर उस तो पहला अगर मान लो तुहानू कोई कहे कि जिहड़ी अल्टरनेटिंग वोल्टेज असी अप्लाई कर रहे हैं उहदी पीक वैल्यू E नॉट है, तो उस अल्टरनेटिंग वोल्टेज करके रजिस्टर च जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होएगा उसकी पीक वैल्यू कितना आएगी E नॉट बाय आर। E नॉट बाय आर भी जो वोल्टेज की पीक वैल्यू है उसनू रेजिस्टेंस नाल डिवाइड कर लेना है ना। अच्छा, हुण इहदे विच बेटा देखो कि आप इस पूरी डिस्कशन नू हुण एक न्यूमेरिकल ईजी न्यूमेरिकल नाल ताकि कंसेप्ट समझ आ जाए तो लिखो, न्यूमेरिकल लिख लो, फिर आप अगे गल नू चलाइए ना ताकि तुहानू क्लैरिटी हो जाए भी असी जो पढ़िया वो कितना सम अप करना। कि लिखो an alternating
E is equal to an alternating EMF is equal to 20 volt sine 100 pi t is applied across a resistor R. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ is applied across a resistor R. पहला केस लिखो R is equal to 2 ohm, दूजा लिखो R is equal to 1 ohm, तीजा लिखो R is equal to half ohm. Find the peak current and also write the frequency of alternating current in each case. ठीक है, ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੀਕ ਕਰੰਟ ਨਿਕਾਲਣਾ ਵਾ, ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, E0 बाय R वाला फार्मूला यूज करना। तो पहले केस च 20 ਨੂੰ 2 ओम नाल डिवाइड करूंगे क्योंकि पहले केस च रेजिस्टेंस 2 ओम देती है, तो I0 कितना आ जाएगा 10 एम्पियर। अच्छा, दूसरे केस च जो पीक वोल्टेज है वो तो 20 वोल्ट ही रहनी है, बट रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो इसका मतलब I0 20 एम्पियर आ जाएगा। और तीसरे केस च E0 20 है बट R की वैल्यू हाफ है, तो 40 एम्पियर हो जाएगा, है ना। हुण देखो गल नूं समझो कि जिहड़ी वोल्टेज की पीक वैल्यू है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 20, पर जिहड़ा करंट पैदा हो रहा उसकी पीक वैल्यू है ना, उसकी पीक है ना वैल्यू का न्यूमेरिकल वैल्यू तो 20 तो ज्यादा भी हो सकती है, घट भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू पे, है ना। तो इस करके ये नहीं समझना कि आपको लगता ना कि I0 की होंदा E0 बाय R, तो मींस E0 ਨੂੰ R ਨਾਲ डिवाइड करके I0 आ रहा है, इस करके I0 E0 तो हमेशा घट ही होएगा। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू जी है I0 की E0 के बराबर ज्यादा घट हो सकती है, इस करके मैं इन्हों न्यूमेरिकल फॉर्म थोड़े सामने रखा ताकि कोई डाउट ना रहे। फिर बेटा मैं पूछा भी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो ये थानू मैं दसिया होया कि जदों भी पुत्र आल्टरनेटिंग वोल्टेज किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस अप्लाई होएगी तो जिहड़ा आल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी ते अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी सेम होएगी। हुण अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, पता लगता ना क्यों, क्योंकि 100 पाई टी नूं आपां ओमेगा टी नाल कंपेयर करना ना, तो ओमेगा 100 पाई है, तो उतों फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आ गई, तो इसका मतलब करंट की फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज है। ठीक है, तो वो पॉइंट समझ लेना। अच्छा, हुण देखो अगली गल सुनो पुत्र, जो ध्यान नाल गल सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो की है, वो ये है कि जो आपां की लिखिया सीगा I0 इज इक्वल टू E0 बाय R, तो R की आ गया ठीक। और ये R जिहड़ा आया ना, ये की दस रहा कि अगर मान लो मैनू ये पता वा कि जो रजिस्टर है ਉਹਦੇ अक्रॉस ਜਿਹੜੀ अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई हो रही है उसकी पीक वैल्यू कितनी है, मतलब E0 मैनू गिवन है और उस वोल्टेज करके जो अल्टरनेटिंग करंट पैदा हो रहा है उसकी पीक वैल्यू I0 भी पता वा गिवन है, तो इसका मतलब आप रेजिस्टेंस की वैल्यू E0 बाय I0 की रेशो तो निकाल लेनी है। हुण इहदे च गल की निकल के आई
ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ कि ਜਿਹੜੀ E नॉट है, ਹੁਣ ਆ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਆ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵੋਲਟੇਜ 20 वोल्ट साइन 100 पाई टी है, ते करंट 10 एम्पीयर साइन 100 पाई टी है। अच्छा हुण एक गल ये कित्थों आया कि मैं जदों वोल्टेज नूं साइन 100 पाई टी लिखिया तो करंट भी 100 पाई टी साइन क्यों लिखिया, क्योंकि ये गल आपां प्रूव कर चुके हैं ना कि रजिस्टर दे केस च, ध्यान नाल गल सुणना पुत्तर, रजिस्टर दे केस च वोल्टेज दा फेज और करंट दा फेज हमेशा सेम हुंदा वा, ये याद रखना, सेम हुंदा वा फेज। हाले आपां नूं ओहदा मीनिंग नहीं पता लगा, बट पता लग गया कि फेज सेम हुंदा। तो अगर बेटा इस रजिस्टर दे अक्रॉस असीं आ वोल्टेज लगाई और आ करंट पैदा होया, ठीक है, तो रजिस्ट आ पी ई नॉट है, आ आई नॉट है, तो रेजिस्टेंस कितनी आएगी 2 ओम, है ना, ई नॉट बाय आई। अच्छा हुण अगर मान लो आ 50 है तो आ भी 50 होएगा, है ना, क्यों, क्योंकि जिन्ना वोल्टेज का फेज है उन्ना ही करंट का फेज होएगा रजिस्टर के केस। ये हमेशा लिए नहीं, हर केस नहीं, यह फर्क ही है। एसी के बारे में आप गल करते हैं ना, तो ये गल्लां का ध्यान रखना कि रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज का फेज है वही करंट का फेज है। तो हुण इस केस च वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी बदलती, करंट की भी बदल गई ऑटोमैटिकली, बट आर की वैल्यू की है, तो आर की वैल्यू पीक वैल्यू की रेशो ते डिपेंड करती है, उसका फ्रीक्वेंसी नाल कोई लेना देना नहीं। मतलब किसी भी रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो इस गल पे डिपेंड नहीं करती कि उस रजिस्टर च जो पास होने वाला करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। वो 0 फ्रीक्वेंसी वाला स्टेडी करंट है कि 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला एसी करंट है कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला एसी करंट है, तो वो डिपेंड नहीं करती। मतलब किसी भी रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू उस रजिस्टर चो पास होने वाले या उस रजिस्टर के अक्रॉस अप्लाई होने वाली वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। तो ये डिस्कशन जी मैं दस रहा ये थानू पता लगनी चाहिए। तो मतलब इस पूरी डिस्कशन तो बाद 2 पॉइंट्स की याद रखने, जदों भी किसी रजिस्टर के अक्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाई जाएगी उस रजिस्टर च अल्टरनेटिंग करंट पास करेगा, जिन्नी फ्रीक्वेंसी की वोल्टेज लगाई जाएगी उन्नी फ्रीक्वेंसी का करंट पास करेगा। उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस का संबंध वोल्टेज की पीक वैल्यू ते करंट की पीक वैल्यू की रेशो तो आएगा ना, ई नॉट बाय आई नॉट इज इक्वल टू आर। और रजिस्टर के केस के विच वोल्टेज और करंट इन फेज है, दोनों का फेज सेम है, दोनों का फेज डिफरेंस 0 है। हुण फेज डिफरेंस से आने हैं पुत्र, हुण देखो एक्चुअली फेज डिफरेंस 0 का मीनिंग की है। हुण उत्थे आइए, हुण इत्थे तक पुत्र तुहानूं गल समझ आ चुकी सारी? कोई डाउट तो नहीं किसी नूं? तो देखो हुण बेटा अगर आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज से अल्टरनेटिंग करंट के विच ग्राफ ड्रॉ करना ना, तो हुण क्योंकि वोल्टेज जो है वो साइन थीटा की फॉर्म च है, इस करके वोल्टेज का ग्राफ 0 तो स्टार्ट होके साइन कर्व बनना, और आ जी पीक वैल्यू है ये ई नॉट है, तो आ ई नॉट। अच्छा हुण रजिस्टर के केस जो इस वोल्टेज करके करंट पैदा होना, तो वह ग्राफ भी साइन ग्राफ ही होना क्योंकि दोनों इन फेज है। तो हुण ये जिहड़ा साइन ग्राफ आप करंट का ड्रॉ करना वो तुसीं इदां भी कर सकते हैं पुत्तर, इदां भी।
तो इत्थे आपां मान के चलते हैं कि आई नॉट लैस दैन ई नॉट है ना, पर आप देख चुके हैं कि आई नॉट की वैल्यू ई नॉट तो न्यूमेरिकली ज्यादा भी हो सकती, बराबर भी है ना, वो आप पे डिपेंड करेगा, पर आप इत्थे मान लिया तो आ वैल्यू आई नॉट भी है। मतलब इको ते दो ग्राफ ड्रॉ करके ना, एक ई की वेरिएशन भी है, एक आई की भी है। हुण इन फेज का मतलब ये है कि जदों वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो है रजिस्टर च, तो जो वोल्टेज मैक्सिमम हुई उस टाइम करंट भी मैक्सिमम हो गया, जो वोल्टेज घट के जीरो हुई करंट भी नाल घट के जीरो हो गया, जो वोल्टेज नेगेटिव मैक्सिमम हुई करंट भी नेगेटिव मैक्सिमम हो गया, एंड सो ऑन। इन फेज का मतलब भी करंट वोल्टेज नु कॉपी कर रहा, तो बिल्कुल ओनू एग्जैक्टली ओनू ਉਹਦਾ ਰੈਪਲੀਕਾ है ना, मतलब कॉपी कर रहा वा, तो ये गल ਨੂੰ समझना जरूरी है इन फेज का मतलब। अच्छा हुण अगर थानू कोई कहे कि ये जिहड़ी डायग्राम आपां ड्रॉ कीती है ये काहदे लई कीती है बेटा, इहनू असीं कह दिंदे आ वेव डायग्राम। किहदे लई? वोल्टेज ते करंट लई, कदों? रजिस्टर दे अक्रॉस है ना, जो असीं अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाने आ तो उस केस। अच्छा एक हुंदी है फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम के लिए तुसी की करना, तो फेजर डायग्राम दे विच बेटा की करना, असी एक एरो ड्रॉ करांगे, तो उस एरो का लेंथ जी ई नॉट के बराबर होएगी ते एंगल ओमेगा टी आएगा, इस करके आप इत्थे एक एरो और आ एंगल फेज है ना ओमेगा टी है। तो ये जो फेजर है वोल्टेज फेजर है ना, क्योंकि ये लेंथ वोल्टेज की पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही। अच्छा हुण बेटा जिहड़ा करंट फेजर है वो भी आप ड्रॉ करना। हुण आप की देख रहे हैं कि रजिस्टर के केस च वोल्टेज और करंट दोनों का फेज सेम है, इसका मतलब जिहड़ा करंट फेजर है ਉਹਦੀ लाइन भी होरिजोनटल लाइन के नाल ओमेगा टी एंगल बनाऊ, है ना। तो इसका मतलब जी आ वाला फेजर है ये वाली लाइन भी इसे लाइन के ऊपर होगी, है ना। पर क्योंकि आप इतने मान के चलते हैं कि आई नॉट ई नॉट तो छोटा वा, इस कारण करके जी फेजर वाली लाइन है वो आ लाइन इतने तक आ जाएगी, बस आ वाला। समझ आई है गल? क्योंकि आप मान के चल रहे हैं ना भी रजिस्टर के केस आई नॉट ई नॉट नालों छोटा वा, पर प्रैक्टिकली आप देखिया सी न्यूमेरिकली कि आई नॉट ई नॉट के बराबर ज्यादा भी हो सकता न्यूमेरिकली। तो वो गल नूं आपां कंसीडर करते हुए इको ही ग्राफ ड्रॉ करना सी, तो वो आपां आई नॉट लैस दैन ई नॉट वाला ड्रॉ करना। तो ये बेटा फेजर डायग्राम है और इनू वेव डायग्राम कहते हैं, है ना। हुण तो चलो सबजैक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया, बट पता होना चाहिए भी की ड्रॉ कर रहे हैं असीं ना, किदां कर रहे हैं। तो हुण इस आर्टिकल च सानू अगर मैं सम अप करा इस आर्टिकल नूं, तो पहला रिजल्ट की निकलिया कि जदों भी किसी रजिस्टर के अक्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाई जाएगी तो उस अल्टरनेटिंग वोल्टेज करके जो करंट पैदा होएगा वो भी अल्टरनेटिंग होएगा, और उस अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी ते वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी सेम होएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होएगी, टाइम पीरियड सेम होएगा ना। दूसरी गल कि रजिस्टर दे अक्रॉस जी वोल्टेज है और उस वोल्टेज करके जो करंट पैदा होया अल्टरनेटिंग करंट, दोनों हमेशा इन फेज होंगे, इन फेज। इसका मतलब जे मैनू कोई कल नूं कहे ना कि रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है सपोज ई नॉट कॉस ओमेगा टी, तो रजिस्टर के थ्रू फ्लो करने वाला करंट भी सेम फेज रखना चाहिए। तो जे कोई कहे कि रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, तो जेड़ा करंट है वो भी ओमेगा टी प्लस, मतलब वोल्टेज और करंट इन सेम फेज है ना, ये आप प्रूव कर चुके हैं, इन्हें भुलियो ना। फिर बेटा ते लास्ट दे विच जदों भी तुसी रजिस्टर दे अक्रॉस वोल्टेज की पीक वैल्यू पता और उस वोल्टेज करके रजिस्टर तो फ्लो होने वाले करंट की पीक वैल्यू पता, तो ई नॉट बाय आई नॉट की रेशो तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, है ना। रेजिस्टेंस निकल आएगी थोड़ी।
और रेजिस्टेंस की वैल्यू थानू दसिया किसी भी गिवन रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू इस गल से डिपेंड नहीं करती कि उस रजिस्टर च पास होने वाला जो करंट है या उस रजिस्टर के अक्रॉस अप्लाई की वोल्टेज है वो फ्रीकुएंसी कितनी है वो डिपेंड नहीं करती। मतलब किसी भी रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीकुएंसी ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दैट रजिस्टर और वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस दैट रजिस्टर। तो ये पॉइंट्स है जो थानू समझ होनी चाहिए है। तो इत्थे तक बेटा किसी को कोई डाउट?